धर्म और पूजा की। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था भगवान इंद्र को इस टाइम पे, ठीक है, उसकी पूजा की जाती थी। फिर और एक चीज छूट गया है ये राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, एक था सभा और समिति। सभा और समिति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, है ना। इसको प्रजापति की क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जोर से बोलिए। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभा और समिति का रोल, है ना। तो ये सब चीजें थी ऋग्वैदिक टाइम की। फिर इसके बाद जब इससे पहले जब आर्यंस आए थे तो सबसे पहले वे आते हैं, उनका निवास स्थान जो बोला जाता है सब सिंधु एरिया को बोला जाता है ना। फिर जब ये कुछ टाइम बाद जब टाइम आता है उत्तर वैदिक काल का, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का, जिसका कि टाइम पीरियड क्या है 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व। तो इसमें बहुत सारी चीजें अब तक क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं बहुत सारा। और ऐसा क्यों होता है, किस चीज का खोज होता है इस टाइम पे, लोहे का खोज होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। क्या होता है कि जब आर्यंस आते हैं, जब वे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो तो एक ही जगह नहीं रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, है ना। तो जब वे आगे के एरिया में आते हैं तब उनको एक नया चीज का विस्तार होता है, ठीक है, आविष्कार होता है। वे लोग किसकी खोज कर लेते हैं, तब तक लोहे की खोज कर लेते हैं। और जब अब लोहे की खोज हो गई तो उनको बहुत आसानी हो गई थी क्या करने में, कृषि करने में। और कृषि करने से पहले वे क्या किए, सबसे पहले जंगलों को साफ किए। वहां जितने भी जंगल थे पहले से साफ सुथरे तो होंगे नहीं, है ना। तो पहले जो जितने भी जंगल थे उनको वही औजारों से, जो लोहे के जो औजार बनते थे उनसे उन्होंने क्या किया, उसको साफ किया उन जंगलों को। फिर साफ करके उनको क्या किया, कृषि योग्य जगह बनाया। तो ये उत्तर वैदिक काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, है ना, लोहे का खोज। और इसी लोहे की खोज की वजह से जो उत्तर वैदिक काल में लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा क्या हुआ, परिवर्तन आया। लोग क्या बोलते हैं, विकास की ओर आगे बढ़ने लगे, है ना। फिर हम लोग एक चीज देखेंगे, जैसे कि जो राजा की शक्ति थी, हम लोग जो ऋग्वैदिक काल में देखे थे कि पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में वो बटा हुआ था, है ना, छोटे छोटे ये जनों में बटा हुआ था। तो अब वे जन क्या करने लगे, जनपद में बदल गए। तो जब ये छोटे छोटे जो जन थे वे जनपद में बदल गए, और जैसे कि पहले राजा का जो अधिकार था, जो उसको राइट था कि उतना नहीं था, ठीक है, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल आते आते उसका अधिकार क्या हो गया, दुगुना हो गया। ये जो जनपद था उसमें उसका अधिकार आने की वजह से बढ़ गया, और वो अब बहुत सारी ऐसी चीजों में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, है ना, जो राजा होता था। तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, ठीक है, वर्ण व्यवस्था की, तो इसमें इससे पहले आप लोगों को मैंने क्या बताया कि ऋग्वैदिक टाइम पे कैसे उनको बांटा जाता था, क्या के आधार पे, काम के आधार पे, है ना। तो अब उत्तर वैदिक काल में उनको क्या कर दिया गया, जन्म के आधार पे। कहने का मतलब अगर जो ब्राह्मण का बेटा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर क्षत्रिय का बेटा है, उसके खानदान से आ रहा है, तो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। तो इसमें जन्म के आधार पे चीजों को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो वर्ण व्यवस्था में ये क्या हुआ, चेंज हुआ, ये परिवर्तन हुआ। और अगर हम लोग कृषि की बात करें तो अब लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या करने लगे, खेती करने लगे, है ना। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। फिर अब आते हैं अगर हम लोग महिलाओं की स्थिति में, है ना, क्योंकि दोनों को हम लोग कंपेयर करके देख रहे हैं। तो महिलाओं की स्थिति इस काल में, इस पीरियड में आते आते क्या हो गई, थोड़ी सी बदल गई। अब जब तक महिलाओं को जो फ्रीडम था, जो स्वतंत्रताएं मिल रही थी, अब क्या हो गई, उनमें कमी आने लगी, है ना। अब जो उनको जो शादी के बाद जो अधिकार थे कि यज्ञ में बैठने का अधिकार, संपत्ति में अपने फादर की जो संपत्ति होती थी उन पे अधिकार, तो उन सबसे अब उनको क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। तो ये चीजें बहुत परिवर्तित हुई, है ना। फिर अगर हम लोग
लोग एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या आई, गिरावट आई। कब गिरावट आई? उत्तरवैदिक काल आते आते, है ना। तो ये सब चीजों में चेंज देखने को मिला। फिर जो ब्राह्मण होते थे, है ना, जो कि वन व्यवस्था के सबसे टॉप में होते थे, तो अब वे ब्राह्मण क्या करने लगे, बहुत ही ज्यादा उनका वर्चस्व बढ़ने लगा, उनका रोल बहुत ज्यादा था इस उत्तरवैदिक काल में। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ कराते थे, है ना, पुरोहित थे। और इस टाइम पे क्या होता था कि अगर राजाओं को अगर बड़े बड़े यज्ञ कराने हैं तो वे किनको बोलते थे? जाहिर सा बात है, ब्राह्मणों को ही बोलेंगे। तो उनका जो रोल था औरों वर्ग से कहीं ज्यादा और हो गया। और इस टाइम पे क्या हुआ कि जो यज्ञ, एक कर्मकांड, जो आप लोग को पता है ना, कर्मकांड, उसमें बदलते गए। कहने का मतलब इसमें जो भी बलियां दी जाती थी, पहले तो पशु बलि तक ही लिमिटेड थी, लेकिन अब क्या होने लगे, नर बलियां भी दी जाने लगी। ठीक है, तो ये सब चीजें परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलते हैं। फिर और एक चीजें अगर हम लोग कंपेयर करेंगे वैदिक पीरियड की, तो उस टाइम पे आप लोगों ने उपनयन संस्कार अभी तक नहीं बोले हैं, ठीक है। तो उपनयन संस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में देखने को हमें मिलता है। और कोई बता सकता है ये उपनयन संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार की जो खड़ा होती है, उपनयन संस्कार में जो बालक होते हैं उन्हें गुरुकुल में जाने से पहले उनका स्वागत किया जाता था, उनकी परीक्षा ली जाती थी और उन्हें गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा देना पड़ता था। और कुछ बातें सिखाई जाती थी जो गुरुकुल में के लिए होती है। अच्छा, वो अलग हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं इस उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम सिस्टम, है ना, वर्णाश्रम व्यवस्था। तो एक बार पिछले क्लास में हम आप लोग से जिक्र किए थे कि इसमें 4 होते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था में। एक कौन सा था? ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या था? गृहस्थ। तीसरा क्या था? वानप्रस्थ। और चौथा क्या था? संन्यास। बोलिए आप लोग। लास्ट में क्या है? संन्यास। तो जो ये उपनयन संस्कार होता था ये उस टाइम पे, ठीक है, जब पहले के समय में जब बच्चे हो जाते थे तैयार, कहाँ, मतलब गुरुकुल जाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने लायक, ठीक है, तो उनको एक संस्कार दिया जाता था। वो संस्कार होता था कि उनके जो पेरेंट्स होते थे, जो अभिभावक होते थे, वे क्या कराते थे? यज्ञ। क्योंकि उस वक्त पे यज्ञ का महत्व, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था ना। कुछ भी बड़ा काम करने के लिए पहले क्या किया जाता था? यज्ञ करवाया जाता था। तो जो बच्चे होते थे, जो छोटे, जो गुरुकुल जाने लायक अब हो जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता था? यज्ञ होता था। और उस यज्ञ में उनको जनेऊ धारण कराया जाता था, है ना, जनेऊ धारण कराया जाता था। और इसके बाद वे तैयार होते थे कहाँ? गुरुकुल जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और गुरुकुल क्या होता था उस वक्त पे? कोई बतला सकता है क्या था गुरुकुल? गुरुकुल मीन्स क्या? हाँ, मतलब जहाँ पे वे अपना पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पे उनको बताया जाता है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को। तो वे जो गुरुकुल होता था, बच्चे अपने घर से जाके नहीं रहे, वहां पे प्रॉपर रहना पड़ता था गुरुकुल में, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में ये जो सिस्टम है वर्णाश्रम व्यवस्था, जिसमें कि आता है क्या? ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में आता है जब बच्चे, जैसे कि अभी हम बताएं कि गुरुकुल जाने लायक हो जाते थे तो उनको भेजा जाता था, है ना। तो बच्चे जब प्रॉपर तैयार होते थे तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते थे, ब्रह्मचर्य। वे जाते थे गुरुकुल में, कहाँ, अपने गुरु के पास, अपने परिवारों को छोड़ के, है ना। वे वहां जाते थे, वहां उनके गुरुओं द्वारा क्या दिया जाता था, शिक्षा दिया जाता था, पढ़ाया जाता था। वे वहीं रहते थे और अपने जो टीचर होते थे, अपने जो गुरु होते थे, अपने जो शिक्षक होते थे, उसको क्या करते थे, उसको बड़े ही आदर, रिस्पेक्ट के साथ उनकी बातों को सुनते थे, है ना। और उनके काम में हेल्प भी किया करते थे। और वे क्या करते थे, भिक्षाटन, भिक्षाटन मतलब समझ रहे हो ना, भीख मांगे। जैसे कि सन्यासी लोग जो होते हैं ना, घर घर जाके जो मांगते हैं, भिक्षाटन करते हैं, तो वे भी क्या करते थे, भिक्षाटन करके लोगों से भिक्षा लेते थे। तो वे उनका पाठ था वो, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पाठ था। और वहीं रह के वे क्या करते थे, अपना ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए हम बताए थे ना वो मैनपाट वाला, कि वहां पे भी ऐसा था कि उसके पेरेंट्स भेज देते हैं और बच्चे वहीं रह के अपने पेरेंट्स से दूर वहीं रह के उनको सारी चीजों के बारे में सीखते हैं। तो एक तरह से बोलना चाहिए हॉस्टल के टाइप, है ना, जहाँ पे भी रह के वहीं पे रहना है उनको, वहीं पे खाना है, वहीं पे सारा अपना जो शुरुआती है जो लाइफ, वही उसको क्या करना है, जीना है। तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं गृहस्थ, तो गृहस्थ से आप लोग क्या समझ रहे हो, पारिवारिक जीवन, है ना। तो इसका भी कुछ एज हुआ करता था, क्योंकि ये गृहस्थ है, ये तो स्टार्टिंग का एज हो गया, जब बच्चे शुरुआती में जा रहे हैं, वहां पे अपना शिक्षा ले रहे हैं, तो वो ब्रह्मचर्य। फिर गृहस्थ में क्या होता था, इसका एज था, जैसे कि मान लिया 25 से लेके 50 तक, ठीक है। जब उनका एज हो जाता था विवाह के लायक, तो वे अपना ये जो भी अध्ययन या तो कहें कि अपना जो भी वेदों का ज्ञान के साथ साथ वे पारिवारिक जीवन भी जीते थे। और वे इन सब को लेके अपना क्या करते थे, जीवन को चलाते थे। समझ रहे हो ना, इसका फ्यूचर है ये। कहने का मतलब जब ये ब्रह्मचर्य का जब इनका खत्म हो जाता है, तब ये एक पारिवारिक जीवन में आते हैं, जिसको कि बोला जाता है क्या, गृहस्थ। फिर उसके बाद आता है क्या, वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ से क्या समझ में आता है, वानप्रस्थ मतलब कुछ माइंड में आता है, तो जैसे कि ये गृहस्थ जीवन वो लोग जी लिए, ठीक है। तब इसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब वनों में जाके, है ना, वन में जाके जो इनका गृहस्थ जीवन जब कंप्लीट हो जाता है, जब इनको लगता है कि ये अपनी जिम्मेदारी, जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी और अपना जो भी ये के प्रति अपना क्या उसको बोलते हैं, जितने भी जो वेद साहित्य वो जो होता है उसके प्रति जो जिम्मेदारी, उनको लगता है कि अब हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, इतना हम लोग का जो भूमिका था वो हम लोग निभा लिए। तो वो लोग किस ओर चले जाते हैं, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मींस वनों की ओर। तो जो सन्यासी होते हैं या तो फिर जो मोक्ष की प्राप्ति करने वाले होते हैं, मोक्ष में समझ रहे हो ना, क्या है मोक्ष, मोक्ष ऐसा है, मोक्ष की जो सन्यासी होते हैं, है ना, जो सन्यासी लोग आप लोग देखते होंगे कि पहले जैसे कि बौद्ध काल में भी हम लोग देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, है ना, या तो अगर हम लोग भगवान बुद्ध की ही बात करें, तो वे एक राजा होके कैसे अपने घर को त्याग के किस चीज के लिए हुए इतना महल को छोड़ के चले गए, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या, मोक्ष की प्राप्ति। तो वे एक ऐसा ज्ञान ढूंढ रहे थे, ठीक है, जो जिसको मिलने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, एक अनंत सुख जिसको कि बोल सकते हैं, है ना, जिसका एकदम लास्ट वाला, जिसको कि मोक्ष, मोक्ष पा लेने से क्या होगा, वो इंसान का जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो ये वानप्रस्थ का जीवन वो लोग जीते हैं, जो कि उस एज के बाद का होता है, ठीक है, पति जो पारिवारिक जीवन के बाद का जो आयु रहता है, उसमें वो लोग वनों में जाकर एक सन्यासी के रूप में जीवन जीते हैं। और उनका ये जीवन, ये वानप्रस्थ में इतना आसान नहीं होता है ना। अगर हम लोग किसी
सन्यासी की ही बात करें, किसी साधु संत की बात करें, तो आप लोग देखते होंगे कोई किसी, अगर कभी आप लोग देखे होंगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह ये सब, या तो कोई वीडियो वगैरह, तो वो लोग को देखिएगा, वो लोग घनघोर जंगल में जहाँ कुछ चीज का साधन नहीं है ना, कुछ चीज का ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, वहां पे जाके वो लोग रह रहे हैं। और जो 2 टुकड़ा या तो वहां के जो कंदमूल होते हैं, कंदमूल मतलब समझ रहे हो ना, क्या है कंदमूल? फल, जो जंगली फल होते हैं, जो जंगल में पाए जाते हैं, तो वे उन्हीं सबको खा के अपना जीवन जी रहे हैं, है ना। तो ये चीज है वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ का जीवन इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो संघर्ष से भरा है ना। अपना जीवन को जीने के लिए वो संघर्ष से भरा होता है। फिर इसके बाद जो ये लास्ट संन्यास है, संन्यास, तो अगर ये वानप्रस्थ का जीवन जीने के बाद, क्योंकि अगर हम लोग एज की बात करेंगे तो गृहस्थ में जैसे 25 से 50 तक का माना गया, इसमें हम लोग मान लेते हैं 50 प्लस, ठीक है। तो वानप्रस्थ में अगर किसी का लाइफ उतना बच गया वानप्रस्थ के बाद, है ना, अगर कोई उतना तक जीवित रह गया, उतना तक अभी भी जिंदा है, तो वो फिर जीता था क्या? संन्यास का जीवन, पूरी तरह से मोह माया को त्याग के, है ना। अपना जो मोह माया त्यागना मतलब जो जो सांसारिक है लोग, है ना, वो सबको त्याग के क्या प्रॉपर एक सन्यासी बन जाना। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है हम लोग को उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, जो कि ऋग वैदिक काल में नहीं देखा जाता था, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, तो इतना मेरे ख्याल से क्लियर आप लोग को दिमाग में रखना है, और इतना थोड़ा बहुत आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, है ना, कि जो वैदिक पीरियड है उसको हमेशा माइंड